और SRF आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है निचले लेवल से बहुत ही दमदार रिकवरी देखने को मिली है, तो शॉर्ट्स फंसे हैं और शॉर्ट कवरिंग शुरू होती हुई। लेकिन आज तो इंतजार है निफ्टी क्या नया हाई छुएगा या नहीं। फिलहाल 11,700 के आसपास नया हाई, याद रखिएगा 11,761 का रहेगा, 60 का रहेगा, वहां से हम करीब करीब 62 अंकों की दूरी पर खड़े हैं। इस पर हम बात करेंगे जरूर, लेकिन वायदे बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और यहां से आपका फायदा किन स्टॉक्स और किन ऑप्शंस में बनता दिखाई देगा, इस सब पर बात होगी। आपको बताएंगे वायदे बाजार के एक्टिव काउंटर्स। लेकिन फिलहाल मार्केट की तस्वीर आपके सामने। निफ्टी 75 अंक ऊपर है, 11,700 के आसपास। सेंसेक्स 39,000 के हाई को छूने के बाद फिलहाल 38,963 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक पर आई है। 100 पॉइंट की बढ़त यहां पर बनी हुई है। कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज की तेजी में, उसमें टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। याद रखिए आज बिक्री के आंकड़े धीरे धीरे करके कई कंपनियों के आए हैं। मारुति के नंबर्स जैसे हमने अनुमान लगाया था 1.58 लाख यूनिट्स बेची हैं, पिछले महीने से थोड़ी सी कम है, लेकिन बाजार को इसका आभास था, इसलिए वो स्टॉक नेशनल लेवल से देखिए अब 2% ऊपर। खराब नहीं हुआ है माहौल, जितना बाजार ने उम्मीद लगाई थी वैसे ही आंकड़े देखे गए हैं। लेकिन टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म करता हुआ, मेटल्स में एक आज अच्छी खासी चमक देखने को मिली है। और सुबह में जो हम रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की कि सीमेंट के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मिड कैप और दिग्गज सीमेंट कंपनियों में आज हमने देखा है खरीदारी का जोश बना हुआ है। अब यहाँ से आगे का मूड कैसा रहेगा, दोपहर के मार्केट में क्या नई तेजी की लहर आती हुई दिखाई देगी या फिर बाजार एक बार फिर सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी अनुज सिंगल जुड़ गए। अनुज, गुड आफ्टरनून। सुबह का ट्रेड मिला जी, हाँ। सेंसेक्स ने हाई छुआ, निफ्टी अभी भी इंतजार कर रहा है। ये बताइए दोपहर में कुछ आलम बनेगा एक सेकंड रैली का? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लोस की तरफ जा रहा है इस समय। अगर आप देखें इंडसइंड बैंक वगैरह, तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड नहीं है कि अब आप इस लेवल पर चेज करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई, पहली बार जब आप ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं तो एक बार आप वहां से फिसलते हैं। सबकी प्रोग्राम ट्रेड होती है, सब प्रॉफिट बुक करते हैं। बालाकोट की स्ट्राइक जिस दिन हुई थी, उस दिन हमने कहा था कि वो मौका था बाय करने का मार्केट में। अब तब से अगर है इस मार्केट में तो आपको 1000 पॉइंट से ऊपर मिल चुके हैं निफ्टी में। एक बार प्रॉफिट घर ले जाएं, उसके बाद एक हल्की सी रिएक्शन का वेट करें और उसमें बाय करें। मैं शॉर्ट की अभी भी एडवाइस नहीं करूंगा इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के तहत आपको शायद थोड़ा वेट करना होगा। आज एक चीज़ जो है पिछले 2-3 दिन से आ रही है कि चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। टाटा मोटर्स देख लें या मेटल्स देख लें, एक तरीके का एक इन स्टॉक्स में एक आग सी लग गई है। और वो इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा सा गैप है इनके स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे अच्छी ट्रेड है, मैं जो फ्राइडे से कह रहा हूं, आप निफ्टी जूनियर के स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, देखिए कौन से स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा दूर हैं, और वहां पर उन स्टॉक्स में बाय करिए जहां पर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ मार्केट की वजह से गिर गए थे। क्योंकि अब जो है आप एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। इन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया इस रैली में, अब वो कैचअप आएगा और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी जूनियर, स्मॉल कैप तो फिर भी नहीं, लेकिन निफ्टी जूनियर और मिड कैप यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देने वाले हैं। उन पर ही आप फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर है। तो बियॉन्ड द इंडेक्स देखना है, बियॉन्ड द इंडेक्स देखना है आपको इस समय। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत गिरे थे, उन पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप हर रोज एक टर्निंग पॉइंट शेयर लेकर आते हैं, वो कौन सा रहेगा? देखिए आज का जो टर्निंग पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है हर्षिता। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपना डेटा रीडिंग के उस पर कह रहा हूं। आप अदानी एंटरप्राइजेस देखिए, और उसको मैं इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि उसका जो रोल ओवर है ऑलरेडी 38% हो गया। अभी सीरीज का सिर्फ दूसरा या तीसरा दिन है, ऑलरेडी 38% रोल ओवर इस स्टॉक में हो चुका है। और अदानी पावर सबसे पहले बैन में आ जाता है, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस आता है। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यही करंट डिस्पेंसेशन वापस आएगा, तो एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है उसमें। अदानी ग्रुप स्टॉक्स हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। मुझे इसका पैटर्न जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे इससे पहले कि बैन में आए, इसमें अगर आप एक हाई रिस्क ट्रेडर हैं और ये स्टॉक का 52 वीक हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी 36% नीचे है 52 वीक हाई से। आपने अदानी पोर्ट्स में मूव देखा है, अदानी पावर में मूव देखा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है इस समय तैयार है एक अगले मूव के लिए। ओके, तो अगला मूव जो आएगा वो अच्छा रहेगा अदानी ग्रुप के लिए, और खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेज, ये वो टर्निंग पॉइंट का शेयर जो इस समय देखिए 139 रुपए के आसपास, 49 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक का। अनुज को पूरा भरोसा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले देखने को मिलेगा और ये स्टॉक चलेगा जरूर। अच्छा, हमारे साथ सुमित बगाड़िया भी जुड़ गए हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट इसी स्टॉक पर आप भी एक बार नजर डाल लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट का जिक्र किया अनुज ने। सीरीज की शुरुआत में नॉर्मली हम रोल ओवर को नहीं देखते, लेकिन आज देखिए लगभग 38 से 40% का रोल ओवर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर लगातार तेजी की तरफ पोजीशंस जुड़ रही हैं। आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा।
हर्षदा देखिए, अदानी एंटरप्राइज के अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक के अंदर अच्छा प्राइस एक्शन है। कल के दिन के अंदर भी स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया था। स्टॉक का इमीडिएटली ऊपर में 200 डीएमए आता है 152 रुपए 153 रुपए के आसपास। जैसे ही स्टॉक ऊपर में 152 रुपए 153 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक ऊपर में 159 से 160 रुपीज तक का लेवल टच कर सकता है। स्टॉक के अंदर यस बिल्कुल बाइंग बन रही है। 145 के नीचे का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाएं। 152 रुपए का लेवल टूटने के बाद 160 से 162 रुपए तक का मूव हमको अदानी एंटरप्राइज के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस डायरेक्टर साहब, अदानी पोर्ट का आपने शेयर सामने रखा है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात हो रही है 160 के टारगेट के लिए, यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। टारगेट भी आ गया है और मूड जो है वो तेजी का बन चुका है। 150 पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ, टर्निंग पॉइंट में हमने इसे ही चुना। अच्छा सुमित, इस समय आपने क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया है ये बताइएगा, क्योंकि देखिए निफ्टी जो है 11,700 पर आकर एकदम कंफर्टेबल हो रहा है, तो शायद और समय लेना चाहता है नए हाई तक पहुंचने में। कौन सा स्टॉक ले जाएगा? क्या रिलायंस वो काम करेगा जो इस समय एक्टिव हो चला है, इसमें तेजी कर लें क्या? देखिए अर्षदा, मार्केट्स हमें स्ट्रांग ही लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट्स के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिलेगा। आपने नाम लिया रिलायंस का। रिलायंस स्टॉक मजबूत ही है। स्टॉक ने वैसे भी लास्ट कई दिनों से एक अच्छा अपमूव दिखाया है और अब यहाँ से ऐसा लगता है कि 1400 का स्तर ब्रेक करेगा। जैसे ही स्टॉक 1400 का स्तर ब्रेक करता है ऊपर में, तो हमें 1440, 1450 ये लेवल्स हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी रिलायंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। सीएमपी पे ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। जो भी स्पॉट लेवल्स चल रहे हैं वहां से करीब करीब 40 से 50 रुपए का अपमूव हमको आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलना चाहिए। 1380 के आसपास लॉन्ग बनाए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से 1355 1360 का आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 1400 का लेवल ब्रेक होते 1440 तक का मूव हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस दोपहर देखिए मोड तेजी का बाजार ने पकड़ा हुआ है और RIL पर इस समय हम कॉल दे रहे हैं कि आप तेजी करके चले। देखिए पिछले आधे घंटे में स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सामने आपका आज का चार्ट खुला, एकदम सुस्त था। पिछले 10-15 मिनटों में ही हमने देखा है तेजी का मूव इसमें आता हुआ, इसीलिए 1440 का टारगेट इस समय सुमित दे रहे हैं। सुमित, ये तो स्टॉक की बात हुई जो मैंने निकाला। आप बताइए आपने इस समय कौन सा शेयर स्पॉट किया है, क्या ट्रेड लेंगे? हमने 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं हर्षदा, अलग अलग सेक्टर्स के। सबसे पहले ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो टाटा मोटर में आज अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टाटा मोटर में ऐसा मूव हमको देखने को मिला है। ऐसा लगता है अब इसका रफ्तार पकड़ने का टाइम आ गया है। ये फिलहाल पुलबैक और बाउंस बैक मूव है जो हमने फ्राइडे के सेशन में भी CNBC आवाज पे बाय का व्यू दिया था और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि टाटा मोटर यहाँ से पुलबैक बाउंस बैक में ऊपर में 192 198 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 200 का स्तर तोड़ने पे इसकी रफ्तार बढ़ेगी और फिर ये स्टॉक वन वे भागेगा। फिलहाल इस पुलबैक और बाउंस बैक मूव में बने रहना चाहिए। 178 गैस में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 192 और 198 ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होंगे। दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस आज बहुत मजबूत है। मेटल स्टॉक्स के अंदर वेदांता यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वेदांता यहाँ से भागने वाला है और ऊपर में हमें 205 रुपए तक का स्तर दिखा सकता है। वेदांता में लास्ट 2 से 3 दिनों में तेजी रही है, अभी यहाँ से तेजी एक्सटेंड होगी। इसके लिए इसमें बाइंग में बने रहे। CMP पे बाय करें। 185 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 199 और 205 ये 2 टारगेट्स होंगे वेदांता के 2 से 4 दिनों के लिए। तीसरा स्टॉक बताइए, तीसरा क्या रहेगा? जी, तीसरा स्टॉक PSU बैंकिंग स्पेस वैसे भी मजबूत है। तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी जारी है और ये जारी रहनी चाहिए। स्टॉक 132 133 के आसपास चल रहा है। 127 का इमीडिएटली इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में स्टॉक 140 और 144 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी बाय में बने रहे। PSU बैंकिंग स्पेस में बहुत से स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उनमें से एक है 140 से 144 के टारगेट के लिए। और चौथा स्टॉक सुमित, फार्मा स्पेस की कंपनी पर आएंगे। हमारे साथ इस समय RC भार्गव साहब जुड़ गए हैं। मारुति के चेयरमैन है ये और आज देखिए फोकस ऑटो कंपनियों पर ही है। आप कुछ ही देर पहले टाटा मोटर्स का जिक्र कर रहे थे। मारुति का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2% ऊपर है। बिक्री के आंकड़े आए और 1,58,000 गाड़ियां कंपनी ने बेची है। ये अगर आप मार्च से तुलना करेंगे, माफ कीजिएगा, उससे पहले के महीने से तुलना करेंगे तो थोड़ा सा कमी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से आउटलुक क्या है ये समझना जरूरी है। भार्गव साहब, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। इस समय लोग काफी चर्चा कर रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लो डाउन है। आपकी बिक्री के आंकड़ों में भी करीब 1.5% की कमी देखने को मिली है। ये बताइए, ये क्या सिर्फ थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है या फिर वाकई में डिमांड ठीक ही पड़ी है?
देखिए, अगर ये एनालिस्ट वगैरह सब पिछले आंकड़े देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि कभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्रोथ नहीं रही है। वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो नीचे जाना जो है वो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और दूसरी चीज वो देखेंगे कि चुनाव के पहले वाले साल में, पिछले दो चुनाव में 2008 में फिर 2013 में बिक्री जो है वो ऑलमोस्ट 1-2% पे आ गई थी। और जहां चुनाव खत्म हुआ और नया साल शुरू हुआ, उसमें एक 2009 में करीब 20% ग्रोथ हुई थी, 2014 में करीब 12% ग्रोथ हुई थी जी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन आंकड़ों की वजह से ये अवश्य है कि 2019 में अब वैसी ग्रोथ हो जाएगी, मगर इस चीज पे कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए कि छोटे पीरियड के लिए डिमांड में स्लो डाउन हो गया है। ओके। अब तो आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा टेम्पररी फेज है और ज्यादा प्री इलेक्शन का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन भार्गव साहब आप ये मानेंगे कि इस साल से कई चीजें बदल रही हैं, स्पेशली सेफ्टी नॉर्म्स भी लागू होंगे, तो क्या आपको लग रहा है जो शायद जुलाई से किक इन होते हुए दिखाई देंगे, एबीएस के नॉर्म्स वैसे भी किक इन हो चुके हैं, ये क्या कुछ डिमांड पर असर डालेगा या फिर अब लोग सेफ्टी के बारे में भी ज्यादा सोचेंगे जब भी गाड़ी खरीदते हैं और उससे फायदा मिलेगा ऑटो कंपनियों को, मारुति को? देखिए, सेफ्टी नॉर्म्स तो 2017 से आना शुरू हो गए थे। 2017 में नए मॉडल्स में नए वाले जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं लागू हो गए थे, और पिछले साल 2018 में भी कुछ और नए नॉर्म्स आ गए थे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी वगैरह के लिए। हमारे 8-9 मॉडल्स ऑलरेडी ऐसे हैं जिनमें ये सेफ्टी नॉर्म्स को कार्यान्वित कर दिया गया है और उसकी कीमत वगैरह में बिल्ट इन है। तो ऐसा नहीं है कि सडनली इस साल सारे मॉडल्स में सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से एक बढ़ाव करना पड़ेगा, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग मॉडल उनमें ऑलरेडी हो गया है। आज ये जरूर है कि आज की तारीख में एबीएस हर एक गाड़ी में आनी होगी, बट 8-9 मॉडल में ऑलरेडी एबीएस है। एयर बैग्स का नॉर्म जो है वो 1 जुलाई से अनिवार्य हो जाएगा, मगर हमारे कई गाड़ियों में ऑलरेडी एयर बैग्स हैं। तो इट्स नॉट एज इफ एकदम से सडनली समथिंग विल हैपन एंड द प्राइसेस विल गो अप, ऐसा नहीं होता। ओके। ये सब नॉर्म आने से पहले ही कंपनियां शुरू करती हैं कि इन अ फेज्ड मैनर उनको इंट्रोड्यूस करें, खासतौर से जब मॉडल ज्यादा होते हैं उनके पास। ठीक है भार्गव साहब, पॉइंट टेकन, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट लार्जली एंट्री लेवल मॉडल्स में दिखाई दे सकता है प्राइस हाइक्स के लिहाज से, और क्या वो ऑफसेट होगा अगर इस हफ्ते के अंत तक आरबीआई एक रेट कट अनाउंस करे और वो ऑटो लोन्स में ट्रांसमिट हो? नहीं, प्राइस राइज तो कई मॉडल्स की होनी है, बिकॉज एक तो BS6 आएगा। BS6 में एमिशन नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स अलग है, एमिशन नॉर्म्स अलग है। तो BS6 एमिशन नॉर्म्स का है। अब एमिशन नॉर्म्स के लिए जो एक्स्ट्रा काम और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं गाड़ी में, उसकी वजह से दाम तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अब इस साल से हम अगेन फेज मैनर में हर एक मॉडल को BS6 में कन्वर्ट करेंगे, मगर सिर्फ पेट्रोल व्हीकल्स को, क्योंकि डीजल व्हीकल जो है BS6 की वो इस साल BS4 फ्यूल होने के कारण BS6 मॉडल नहीं आ सकती। तो BS6 की पेट्रोल मॉडल्स, हर एक मॉडल का पीरियोडिकली हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ मॉडल ऐड करते रहेंगे जी। उनके दाम बढ़ेंगे। अब कस्टमर को अब ये देखना होगा कि वो मॉडल BS6 वाली खरीदेगा, उसकी तब तो उसको इंतजार करना है। और अगर वो चाहता है कि मैं BS4 मॉडल खरीदूं और सस्ती होगी तो जल्दी खरीदने की कोशिश करेगा।
अब कस्टमर का सोच और विचार और खरीदने का फैसला आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज प्रेफर करेगा, कि BS6 की मॉडल ले या BS4 की मॉडल ले। वो सेफ्टी नॉर्म्स के बाद इंतजार करे या उससे पहले खरीदे, बिकॉज अगेंस्ट द सेफ्टी नॉर्म्स और BS6 एमिशन इम्प्रूवमेंट के कॉस्ट का सवाल आता है जी। तो कस्टमर के लिए एक इस वक्त समस्या आएगी इस चीज पे अपना फैसला करना। जी, लेकिन उसका ज्यादा असर बिक्री पर आप उम्मीद कर रहे हैं नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईदर वेज डिमांड रहेगी। ये बताइए भार्गव साहब जी, कस्टमर कोई चॉइस नहीं है इसमें। ये सब रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, जो अनिवार्य रेगुलेशंस हैं। तो हर एक मॉडल में, हर एक में ये नए मॉडल आने हैं और असलियत में ये सब कस्टमर के इंटरेस्ट में ही है जी सर, क्योंकि सेफ्टी कस्टमर के इंटरेस्ट में है, इमिशन बेटर होना भी सबके इंटरेस्ट में है। तो हो सकता है थोड़े टाइम कस्टमर ये कहे कि मैं पहले सस्ती गाड़ी खरीद लूं, मैं BS6 क्यों खरीदूं, BS4 खरीदूं, हो सकता है। बट ओवरऑल ओवर टाइम तो BS6 की गाड़ी खरीदनी है जी। भार्गव साहब, रेट कट की काफी बात हो रही है, काफी उम्मीद है कॉर्पोरेट इंडिया को, बाजार को भी। ये बताइए, एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट क्या और फ्यूल कर सकता है डिमांड को? आपकी भी क्या मांग रहेगी कि 25 बेसिस पॉइंट कम से कम बनता है, या फिर एट द मैक्स आधा बेसिस पॉइंट की रेट कट की उम्मीद है? नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज पे स्पेकुलेट नहीं करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, कि मैं इस चीज के मैं कोई माहिर नहीं हूँ इसमें। और जहां तक डिमांड का सवाल है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट रेट है, ये रेपो रेट का कट होने से एक्चुअल कस्टमर को जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो कम होगा या नहीं होगा और कब होगा, उसका तो कोई अंदाजा होता नहीं है। बिकॉज सब पहले भी देखा गया है कि रेपो रेट करने के बाद इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट कस्टमर के तो कट होते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कस्टमर की, आप कह रहे हैं ट्रांसमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रेट कट से ज्यादा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर, आपने कहा कि प्राइस हाइक्स कुछ मॉडल्स में देखने को मिलेगा, आगे चलकर डिमांड होपफुली इलेक्शन के बाद बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय माना यही जा रहा है कि डीलर लेवल पर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर कमीशंस देने पड़ रहे हैं ताकि बिक्री इंटैक्ट रहे, वो सेल्स रहे। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इसकी कुछ जानकारी है, या फिर इस बात को आप क्लैरिफाई कर पाएंगे कि क्या बड़े पैमाने पर ऑटो कंपनियां और मारुति खासकर डीलर कमीशंस दे रही है? नहीं, डीलर कमीशन वगैरह के बारे में तो मुझको जानकारी नहीं है, और ये मार्केट में कितना डिस्काउंट कब होता है ये वाकई मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। तो ये तो एक बड़ी डायनामिक सिचुएशन है, ये बड़ी जल्दी चेंज भी होती रहती है। कोई इसमें लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी तो है नहीं कि डिस्काउंट चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो ये तो चलने दीजिए। बट असली चीज तो ये है कि अगर जैसे देखा गया है कि कस्टमर की जो पिछले साल की डिमांड एक किस्म से सप्रेस डिमांड इस वक्त है इकोनॉमी में, वो अगले साल उभर आएगी या नहीं उभर आएगी? और आप उम्मीद करेंगे कि उभरेगी डिमांड? हाँ, ऑफ कोर्स, हम तो ये चाहते ही हैं कि अभी तो हिंदुस्तान में ये कार का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, तो अभी गुंजाइश तो बहुत है यहाँ पर। बट वही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की दिक्कतें आती रहती हैं लोगों को। बट लॉन्ग टर्म में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं है कि इसकी ग्रोथ होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। आरसी भार्गव कह रहे हैं कि डिमांड देखिए इलेक्शन से पहले पिछले 2 मर्तबा काफी कम रही है और उसी का एक असर इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो इलेक्शन के ठीक बाद डिमांड में पिकअप की पूरी उम्मीद है। याद रखिएगा 2014 के इलेक्शंस के बाद हमने देखा था 12 से 14% तक की ग्रोथ ऑटो कंपनियों ने दिखाई थी। उतनी ग्रोथ आना शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो रहेगा, लेकिन
करीब करीब 10% तक की ग्रोथ तो उम्मीद करना बेहतर है या फिर अच्छा माना जाएगा। प्राइस राइज भी देखने को मिलेगा क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पर उसका भी एक इम्पैक्ट देखा जाएगा और इधर वेज ऐसी स्थिति में जो बिक्री है वो बढ़ने के पूरे आसार बन रहे हैं। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मारुति पर एक फटाफट टेक चेक ले लेते हैं क्योंकि देखिए सुबह से स्टॉक चुस्त है, 100 रुपए ऊपर 6791 के लेवल्स। सुमित, आपने चर्चा सुनी, एक अब तकनीकी नजरिया दीजिए, खरीदेंगे? हर्षदा, मारुति के अंदर नीचे में बेस बन रहा है, इसमें नीचे में मल्टीपल सपोर्ट्स मिले हैं 6450-6500 के आसपास। स्टॉक ऐसा लगता है कि यहाँ से ये बेस बना के एक अच्छा अपमूव दिखाएगा। हमें ऐसा लगता है कि इस पुल बैक, इस बाउंस बैक के लिए स्टॉक में बाइंग करना चाहिए। यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 7000 से लेके 7200 तक के स्तर हमको मारुति में बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। एक बार अगर इसने 7200 का लेवल तोड़ दिया तो फिर इसका बेस कंफर्म हो जाएगा। फिर इस ब्रेकआउट का जो टारगेट बनेगा वो ऊपर में 7800 से 8000 तक का बनेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम होराइजन के लिए। यहाँ सीएमपी पे मारुति सुजुकी में बाय बनता है। नीचे के अंदर सपोर्ट है ट्रेडिंग के लिहाज से 6600 के आसपास का, 6600 बाय करें सीएमपी पे, 6600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7000 और 7200 का टारगेट मारुति सुजुकी में आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल 7000 के टारगेट के लिए खरीद के चले। लेंगे एक छोटा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।